नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आप लोगों ने पिछले अध्याय पढ़ा है, जैसे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सरदार का प्रवेश। उससे बहुत ही छोटा चैप्टर है और उसे हल्का भी है। इसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं और बेसिक जानने के बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से आप लोग को स्पष्ट लग रहा होगा कि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि रिटायरमेंट क्या है, साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या है। साझेदार का अवकाश ग्रहण कब कहलाता है? जब साझेदार किसी फर्म में अपने पार्टनरों के साथ रहता है और उस साझेदारों के बीच रहते हुए अचानक से या कभी लिखित भी होता है, कभी समझौते के अनुसार भी होता है, वह अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि उन लोगों से विदा लेता है, वह साझेदारी छोड़ देता है, पार्टनरशिप उनसे तोड़ता है, तो उसका वह रिटायरमेंट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, साझेदार जो रिटायरमेंट होते हैं वो कई कारणों से रिटायरमेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है किसी, मान लीजिए कि किसी साझेदार से उन लोग को मतभेद हो गया किसी बात को लेकर, या किसी साझेदार से मतलब पटरी नहीं खा रहा है, इसलिए भी वो क्या कर सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। और दूसरा नंबर होता है कि यदि वह बीमार है, वह व्यापार में रुचि नहीं रख पा रहा है, वह उस वृद्धावस्था में है, वह व्यवसाय के कारोबारों को नहीं कर पा रहा है, उस समय भी क्या कर सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब हम समझ जानेंगे अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार की स्थिति क्या रहती है। तो सबसे पहले स्थिति आप लोग ध्यान से देखिएगा कि धारा 32, सबसे पहले देखिए, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के तहत, अधिनियम 1932 की धारा 32 के तहत सभी साझेदारों के सहमति के बाद ही कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि इस धारा के तहत, मान लीजिए इस धारा के अनुसार नहीं किया गया है, यानी कोई साझेदार बिना किसी, मान लीजिए 5 साझेदार हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। ये कौन है? 5 साझेदार हैं। इन 5 साझेदार में 2 साझेदार सहमत हैं कि ठीक है अवकाश ग्रहण आप कर सकते हैं। मान लीजिए ई अब इसमें अवकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इस 2 सहमत है, 3 सहमत है, 1 सहमत नहीं है। तो इस समय इन लोगों में सस्पिशन आ जाता है। ये सोचता है अवकाश किस तरह ग्रहण करे, क्योंकि 2 साझेदार सहमत है और 1 साझेदार सहमत नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों के बीच क्या होता है, मतभेद हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो किसी तरह इन लोगों चारों के यहाँ सहमत किया जाता है। यदि ये सहमत नहीं है, 2 इसमें सहमत, 2 सहमत नहीं है, तो किसी भी कीमत पे अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 याद रखिएगा, यही कहता है कि सभी साझेदारों के सहमति के बाद ही कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा और है जो साझेदार का धारा 1932 मतलब कि 32 के धारा 3 के तहत कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करने से पहले सामान्य जनता को बिना नोटिस दिए अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि वैसा वो करता है तो वह फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्ष का उत्तरदायी होगा। समझना है, यदि वह बिना नोटिस दिए वो अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वह सभी जो मतलब साझेदार हैं जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, वह सामान्य जनता को नोटिस नहीं देता है, तो वह सभी फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यह 1932 की धारा 32 के 2 के और 3 के दोनों में लिखित है, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके अधिकार पर, साझेदार के जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके अधिकार पर। देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार वह जिस फर्म को छोड़ रहा है उस फर्म के प्रतिस्पर्धा में उसी के मतलब कि उसके बदले वह छोड़ रहा है, तो वह अपना स्वयं का बिजनेस कर सकता है। लेकिन बात आता है कि वह जो फर्म में जो छोड़ा है, जो इसमें जिस फर्म से अवकाश ग्रहण किया, उस फर्म के ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं बुला सकता है और नहीं आकर्षित कर सकता है। अगर वह इस तरह किया तो वह उसके खिलाफ होगा, उसके कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा नंबर देखिए, प्रभाव। देखिए, कोई भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
इसी प्रकार साझेदार के दो पहलू हैं इसे अवकाश ग्रहण करने के। एक पहला अवकाश करता है, जो अवकाश ग्रहण करता है उसके लिए तो फायदा है, लेकिन अवकाश ग्रहण जब होता है तो जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उस फर्म के लिए हानि होता है। कैसे हानि होता है? और हानि भी नहीं होता है और होता भी है, दोनों होता है। यदि मान लीजिए कोई साझेदार है, कामचोर है, एक नंबर का घोटालाबाज कर रहा है तो उसके फर्म के लिए घाटा ही है, और उस तरह का अगर अच्छा इंसान है तो उसके लिए घाटा है। तो चलिए प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव में देखिए, पुरानी साझेदारी का आप लोग पिछले जो अध्याय पढ़े थे साझेदार का प्रवेश, उसमें भी आप लोगों ने जाना था कि साझेदार जब प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण करता है, दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन है, अवकाश ग्रहण करे या प्रवेश करे, लेकिन उसमें सब पुरानी साझेदारी का अंत होना निश्चित है और नई साझेदारी का निर्माण होना भी निश्चित है। उसमें क्या होता है, पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और न्यू साझेदारी का प्रारंभ होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है अवितरित लाभ या संचित लाभ हानियों में संबंध में संयोजना किया जाता है। जो अवितरित लाभ होते हैं या संचित लाभ या हानि होते हैं उनके संबंध में भी क्या किया जाता है, संयोजना किया जाता है। अब देखिए जो अगला है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जो फर्म में जो संपत्ति बचे होते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, जो भूमि इत्यादि जो बचे रहते हैं, उसका भी पुनर्मूल्यांकन होता है, यानी कि मूल्य, उसका मूल्य निकाला जाता है, कितना मूल्य और कितना क्या हुआ है। ठीक है। और चौथा आता है ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन कब? जब आवश्यकता हो तब, आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। क्वेश्चन में कहे तो आवश्यकता अनुसार आप लोग कर सकते हैं। और पांचवा इसमें है अंतिम, और पांचवा इसमें क्या है, लाभ और हानि में अनुपात में परिवर्तन। जो लाभ हानि अनुपात होता है, पुराने साझेदार जो फर्म से अवकाश जो ग्रहण करता है वो तो अपना अनुपात छोड़ के जाता है, और उस अनुपात को जो पुराने साझेदार होते हैं अपने में आकर ग्रहण करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन लोगों के लिए परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें हम सीख लेते हैं संयोजना में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संयोजना में जो नए लाभ अनुपात या प्राप्त लाभ अनुपात होता है, प्राप्ति लाभ अनुपात, उसका भी निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो पुराना जो अवकाश ग्रहण साझेदार करता है वो अपना रेशियो जब छोड़ता है, तो जो जो उसमें पुराने साझेदार होते हैं वो उसको रेशियो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने सब खरीदते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है ख्याति का आपको लेखांकन करना है, मूल्यांकन करना है, तो ख्याति का भी किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, और वो भी लेखांकन मानक 26 के अनुसार आपको करना होगा। ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन कब करना होगा, किस तरह करना होगा, लेखांकन मानक 26 के अनुसार आपको करना होगा। ठीक है। और अगला आता है संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन। तीसरा जो खाते का प्रारूप बनाएगा, तीसरा जो होगा संयोजना, वो संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। और अगला होता है संचयों और अन्य संचित लाभों या हानियों का संयोजना। जो संचय जिसमें बचे रहते हैं, जो संचित लाभ या हानि होती है, उसको भी क्या किया जाता है, संयोजना किया जाता है। और जो रिटायरमेंट पार्टनर होता है, यानी अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार होता है, उसका देय राशि का भी क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि कितना राशि उसको दिया जाएगा और कितना राशि उसको नहीं दिया जाएगा। अब आगे देखिए पूंजी, एक होता है लास्ट नहीं है, लेकिन पूंजी, देखिए साझेदार के पूंजी खाता भी तैयार किया जाता है, और साथ ही जो, और बाद में जो कि इसका छठा जो होता है, सातवां होता है, उसमें जो पार्टनर जो अवकाश ग्रहण करता है, जो दावा करता है कि मुझे इतना, जो फिक्स हो जाता है कि उसको इतना देना है, इतना वो मेहनत किया, उतना उसका रुपया देना, उसका अपना पूंजी देना है, उसके दावा के अनुसार भी, उसके दावा के लिए भी निपटारों का व्यवस्था किया जाता है। इसमें उसका कितना दावा है, उसका कितना निपटारा किया जाएगा। ठीक है। और अंतिम और लास्ट इसमें जो समझना होता है वो होता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ऋण खाते का निर्माण। उसके ऋण खाते का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब इसके देखिए, इसमें देखिए फर्म के लिए इसमें हानि का होता है, जो यदि साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसका पूंजी तो देना पड़ेगा, तो वह पूंजी क्या होगा, फर्म में कम होगा। जब फर्म में पूंजी कम होगा तो उस फर्म का विकास भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग समझ लीजिएगा, जिस फर्म में आप जितना ही पूंजी लगाते हैं, किसी भी व्यवसाय में आप जितना ही पूंजी लगाते हैं, उतना ही आपका प्रॉफिट होता है और फ़ायदा होता है। और जिस प्रकार जैसे ही इसमें उसका पूंजी कम होगा, वैसे ही इसका क्या होगा, थोड़ा सा व्यवसाय डाउन की तरफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए
आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कराइए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग का एग्जाम है अच्छा से निकल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।